गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको समाजशास्त्र का दूसरा लेसन भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में बताएंगे। इसका मतलब समझ लीजिए। जनांकिकी पहले इसका है जनांकिकी का अर्थ। तो जनांकिकी का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं, जिसका ये हिंदी अर्थ है। डेमोग्राफी का हिंदी जनांकिकी कहलाता है। इसका मतलब होता है कि मानव की जनसंख्या, मानव को अंकित करना, मानव को लिखना कि हमारे देश में कितने मनुष्य हैं। मनुष्य जनसंख्या के बारे में लिखना या अंकित करना, इसी को हम जनांकिकी कहते हैं। अचले गोलियार्ड ने संक्षेप में कहा था कि जनांकिकी वह विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या के बारे में अध्ययन करता है। अब आगे आते हैं हम। अचले गोलियार्ड ने 1855 में एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसमें इसका पूरा विवरण दिया था। लेकिन क्या है ना कि उसके बाद भी पहले एक और इंग्लैंड के विद्वान थे जिनका नाम था जॉन ग्रांट। उन्होंने 1662 में एक और अपनी स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसकी नींव डाली थी, मगर वो इतनी सफल नहीं हो पाई थी। अब आप ये समझ लीजिए कि जनसांख्यिकी होता क्या है। जनता की गणना करना, जनसंख्या का सही तरह से अध्ययन करना जनसांख्यिकी कहलाता है। होता क्या है ना कि दुनिया में बहुत से देश हैं और भारत देश में बहुत से लोग रहते हैं। तो अलग अलग धर्म जाति के लोग, इन सारे लोगों का पूरा विवरण जो है उसी को हम जनगणना कहते हैं। जब हम जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, इसके लिए जनगणना करते हुए, अब जनगणना में होता क्या क्या है, मेल फीमेल, कितने गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कौन गरीबी रेखा किसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, ये सब जो पूरी गणना की जाती है उसे हम जनगणना कहते हैं। अब आगे एक अचले गोलियार्ड की एक कोटेशन है, उसको लिख लेना आप लोग कि जनांकिकी गणितीय ज्ञान है। इसमें गिनती संख्या के द्वारा गिनती की जाती है जो जनसंख्या की सामान्य गतियों, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक दशाओं का अध्ययन करती है। अब आता है आगे क्या क्या रुझान एवं प्रक्रियाएं होती हैं जिसके हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे जनसंख्या में आकार में परिवर्तन, कितने जन्म दर बढ़ी, कितना मृत्यु दर हुआ, तथा प्रवसन के स्वरूप और जनसंख्या की संरचना और गठन, अर्थात उसमें स्त्रियों पुरुषों की विभिन्न आयु के वर्ग, लोगों की जनसंख्या का अनुपात, ये सब आपका जनगणना में आता है। जनसांख्यिकी अब जनगणना की कैसे जाती है, आप देखते होंगे कि अभी 2011 में, अब तो 2021 में होनी है जनगणना। तो 2011 में देखा था कि गवर्नमेंट ने टीम बनाई हुई थी और टीम बना करके उन लोगों को जगह जगह भेजा गया था, प्रपत्र दे करके, परिवार रजिस्टर दे करके। तो उन्होंने लोग जाकर घर घर जा करके पूछताछ करते थे, उनकी पूरी जानकारी लेते थे कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितनी संख्या है लोगों की। अब आगे इसके बाद आते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में दो विभिन्न प्रक्रियाएं लगभग साथ घटित हुई थी। एक थी राजनीतिक, दूसरी थी सांख्यिकीय। आगे चलकर इस आधुनिक किस्म के राज्य ने अपनी भूमिका और कार्यों का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब आता है भारत में जनगणना का कार्य भारत का कब शुरू हुई थी। जनगणना भारत में जनगणना का कार्य भारत की अंग्रेजी सरकार ने सर्वप्रथम 1867 से 72 के बीच प्रारंभ किया। उसके बाद फिर तो 1881 से प्रत्येक 10, अब देखिए जनगणना हर 10 वर्ष के बाद दोबारा की जाती है। स्वतंत्र भारत ने तो इस पद्धति को चालू रखा और सन 1951 से अब तक 10 वर्षीय जनगणनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 2011 में हुई जनगणना जो है सबसे नई और विश्व भर में जनगणना किए जाने का सबसे बड़ा कार्य 2011 में जो हुआ था, वो जनगणना सबसे बड़ी जनगणना मानी जाती है। देखिए हमारे भारत में तो जनगणना भी बराबर हो रही, लेकिन जो दूसरे देश है वहाँ पर जनगणना इतना अच्छे से नहीं हो रही। वहाँ कुछ दिन हुई, उसके बाद उस प्रक्रिया को वहीं पर रोक दिया गया। अब ये माल्थस का सिद्धांत है
इस माल्थस के सिद्धांत को, माल्थस को हम जनसंख्या का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने एक, आगे आप पढ़ लीजिएगा या हम इसको कल पढ़ा सकते हैं तो बाद में। क्या माल्थस का कहना है कि जनसंख्या जो है ना, जनसंख्या का प्रभाव हमारे देश पे बहुत पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती। ज्यामिति का मतलब होता है 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64। कहते हैं कि प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। और खाद्य सामग्री क्या होती है? खाद्य सामग्री होती है अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है, होती है। तो क्या होता है, जनसंख्या तो अपने स्तर पे आगे बढ़ती जाती है और खाद्य सामग्री उसके लिए इतनी अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो क्या है, इसमें क्या होता है, उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू हो जाता है। और जब ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे खाद्य सामग्री में असंतुलन होता है, क्योंकि जनसंख्या तो अपने दर से बढ़ रही है और खाद्य सामग्री उतनी पर्याप्त नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत सोचनीय टॉपिक हो जाता है। माल्थस का कहना है कि असंतुलन भयंकर कष्टदायी परिणामों को उत्पन्न करता है। स्वाभाविक है कि जब कोई चीज ज्यादा बढ़ेगी तो हर चीज की अति खराब होती है, अनुपात में रहना अच्छा होता है। तो इसके लिए जनसंख्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए माल्थस ने कहा, तो कैसे? एक तो प्रकृति अपने आप प्रतिबंध लगा देती है। जब जनसंख्या का बैलेंस ज्यादा बढ़ जाता है, खाद्य सामग्री कम होती है, तो या तो कोई बीमारी, अकाल, भूकंप, बाढ़, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाएंगी जिससे कि जन धन की हानि होती है और बैलेंस बराबर हो जाता है। और फिर दूसरा आता है कि मन प्रतिबंधक अवरोध में एक और बताया है कि नैतिक प्रतिबंध कृत्रिम साधनों से। एक तो बताया गया है कि तो प्रकृति तो अपने आप कर लेती है, लेकिन मनुष्य को भी जनसंख्या ना बढ़ने पाए इसके लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और अन्य चीजों को की जानकारी रखना चाहिए और जागरूक होना चाहिए कि हमें कम से कम जनसंख्या रखनी चाहिए, जिससे कि उसके लिए, उसके परवरिश के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके। यही हमने आपको बता दिया, आज समझा दिया है। अब हम जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत कल बताएंगे। इतना ही टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके।